हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विनीत है एंड वेलकम टू अल्टीमेट क्लासेस। मैं आपको जीएस पढ़ाने वाला हूं और जीएस एक बहुत ही वास्ट टॉपिक है। सो इसे आप ध्यान से पढ़ें क्योंकि ये हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछे जाने वाले सवाल इसमें आपको बताए जाएंगे, चाहे वो बैंकिंग हो, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो यूपीएससी हो या कोई भी पीसीएस एग्ज़ाम हो। जीएस का पार्ट आपको हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जीएस एक बहुत ही वास्ट टॉपिक है। मैं आपको पूरा एग्जांपल बता देता हूँ कि जीएस होता क्या है। तो जीएस में 3 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जो स्टैटिक होते हैं और 3 टाइप के क्वेश्चन टॉपिक होते हैं जो नॉन स्टैटिक होते हैं। पहला, करंट अफेयर्स। ये नॉन स्टैटिक मीन्स नॉन स्टैटिक का मतलब ये हो गया कि जो हर समय चेंज होता है। जैसे जनवरी में कोई न्यूज़ आई या फरवरी में कोई न्यूज़ आई तो वो चीज़ें चेंज होती जाती हैं। ठीक है, ऐसे ही 2 टॉपिक और हैं जो कि आपका नॉन स्टैटिक है। जैसे कि आपका इंडियन ज्योग्राफी एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी। इंडियन एंड वर्ल्ड जियोग्राफी। इस टॉपिक के अंदर बहुत सारे सवाल आते हैं, लाइक फिजिकल ज्योग्राफी, पॉलिटिकल ज्योग्राफी, रिवर्स, हिल्स, टॉप्स, आपको क्या क्या है क्या नहीं है, देश और दुनिया में जियोग्राफिकली क्या फैला हुआ है, वो चीज़ आपको इसमें पता चलेगा। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि कितनी बार सवाल आते हैं कि ये रिवर यहाँ से बहता है तो कहाँ जाता है, या फिर ये रिवर कौन सी ग्लेशियर से निकलता है। तो ये सब चीज़ें आपको इसमें पता चलेगा। थर्ड है इंडियन हिस्ट्री। अब इंडियन हिस्ट्री को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। ध्यान दीजिएगा, इंडियन हिस्ट्री को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट है आपका एंशिएंट, दूसरा है मिडिएवल और तीसरा है मॉडर्न हिस्ट्री। जनरली बहुत सारे एग्जाम में एंशिएंट और मिडिएवल नहीं पूछते हैं क्योंकि ये बहुत ही वास्ट टॉपिक हो जाता है। तो बेसिकली सबसे इम्पोर्टेंट इसमें आ जाता है मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री में भी सबसे ज़्यादा आता है INM। INM का मतलब हो गया इंडियन नेशनल मूवमेंट। बेसिकली गांधीयन एरा, आप ऐसे भी कह सकते हैं कि गांधीयन एरा जो होता है वो INM में ही आता है। गांधी जी का सबसे पहला सत्याग्रह कहाँ रहा, गांधी जी ने क्या किया नहीं किया, ठीक है, कौन कौन सी सभा में वो भाग लिए, उनका जितनी भी सारी चीज़ें हैं INM के अंदर कवर हो जाती है। ठीक है, फिर आपका एक टॉपिक और मैं छूट गया था, 3 की जगह 4 टॉपिक है। सॉरी, ये तो आपका स्टैटिक जीके हो गया, जीएस हो गया, ये भी स्टैटिक हो गया। और एक और होता है इंडियन पॉलिटी, जो कि ये भी स्टैटिक है। मतलब ये तीनों चीज़ें स्टैटिक है आपकी, जो कि चेंज नहीं होने वाली है। आपको ये एज इट इज़ ही क्वेश्चन मिलेगा और इसी से रिलेटेड आपको सवाल पूछा जाएगा, इसी से रिलेटेड आपको सारी चीज़ें पूछी जाएगी। तो ये सबसे मेन इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम्स के लिए, स्टैटिक जीके। और नॉन स्टैटिक जीके में करंट अफेयर्स आ गया, और भी 2-3 टॉपिक हैं। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, जैसे सरकार गवर्नमेंट कोई स्कीम लाती है, जैसे प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, या फिर आप ऐसे लेके चलिए आवास योजना,
तो इकोनॉमिकल एंड सोशल डेवलपमेंट, ये आपका नॉन स्टैटिक हमेशा चेंज होते रहता है। ठीक है कि अभी इकोनॉमिकली इंडिया किस सिचुएशन से गुजर रहा है, डॉलर का प्राइस क्या है, गोल्ड एक्सचेंज कैसा है, और किससे कैसा रिलेशन है हमारा, ये सारी चीज़ें आपको इस सेक्शन में, इस टॉपिक में पढ़ाई जाएगी। फिर आपको एक और आता है इन्वायरमेंटल इकोलॉजी। इन्वायरमेंटल इकोलॉजी जो होता है ये भी चेंज होते रहता है, नॉन स्टैटिक ही है ये भी। ये ऐसे चेंज होता है कि कभी किसी शहर में लेट सपोज आप देखते होंगे उसका सिटी का इंडेक्स वैल्यू क्या है, मतलब पॉल्यूशन इंडेक्स वैल्यू क्या है, कैसा है। तो ये सब सारी चीज़ें आपको इन्वायरमेंटल इकोलॉजी पे, इकोलॉजी में हो गया आपका जैसे गंगा नदी बह रही है तो कितना पॉल्यूटेड है और उस पॉल्यूशन के लिए सरकार क्या कर रही है। जैसे गंगा के लिए गंगा एक्शन प्लान था, यमुना के लिए यमुना एक्शन प्लान था। गंगा के लिए गंगा एक्शन प्लान 1985 में राजीव गांधी ने किया था, तो उसमें 800 समथिंग करोड़ रुपीस लगे थे। तो ये सब सारी इकोलॉजी में ही आपकी आती है। ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे भी ले सकते हैं, इसमें बायोडाइवर्सिटी भी आती है एंड क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट हर समय चेंज करते रहता है। अभी मौसम कैसा है, क्या है, एवरी ईयर कैसा होगा, टेक्टोनिक प्लेट्स कैसे बदलते हैं, उससे सुनामी आ जाती है, या फिर नए पहाड़ का ओपनिंग कैसे होता है। तो ये सब सारी चीज़ें आपका नॉन स्टैटिक है। तो बेसिकली आपका ये नॉन स्टैटिक है, ये नॉन स्टैटिक है, ये नॉन स्टैटिक। ठीक है, नॉन स्टैटिक का मतलब जो कि चेंज होते रहे समय के अनुसार, और स्टैटिक जीके हो गया, जैसे ज्योग्राफी हो गया आपका एक टॉपिक, हिस्ट्री हो गया एक टॉपिक, और पॉलिटी हो गया एक टॉपिक। तो ये सारी चीज़ें आपको जीएस के में कवर की जाएगी। तो इस वीडियो में बने रहिए। मैं आज आपको ज्योग्राफी से स्टार्ट करता हूँ। करंट अफेयर्स मैं डे बाय डे आपको कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ाऊँगा जो आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जाएंगे। तो उस चीज़ पे आपको ध्यान देना होगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, क्या क्या इम्पोर्टेंट है, लेटेस्ट प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस क्या क्या थे, उनसे क्या बन सकता है, उनसे क्या निकलता है। तो वो सब सारी चीज़ें आपको करंट अफेयर्स में पढ़ाई जाएगी। तो चलिए आज हम लोग जीके ज्योग्राफी से स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो आज हम करेंगे रिवर सिस्टम इन इंडिया। देखिए, रिवर सिस्टम इन इंडिया को अगर इजी तरीके से सीखना है तो इसको आप डिवाइड कीजिए 3 पार्ट में। पहला पार्ट आप डिवाइड कीजिए नॉर्दर्न सिस्टम, सेकंड कीजिए सेंट्रल सिस्टम, और थर्ड कीजिए सदर्न। सिस्टम। यही 3 टॉपिक के अंदर आपको पूरा रिवर सिस्टम इंडिया का आपको याद हो जाएगा। बस आपको ध्यान से देखना है। मैं आपको इसमें कुछ ट्रिक्स भी बताऊंगा, कुछ तरीका बताऊंगा, ताकि आपको उस चीज़ के बारे में फॉरएवर आपको याद रहेगा, कभी आप नहीं भूल सकते हैं। तो ये चीज़ के लिए हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले नॉर्दर्न सिस्टम से। नॉर्दर्न सिस्टम बोले तो मतलब सबसे ऊपरी पार्ट हो गया आपका जम्मू कश्मीर, हिमाचल, हरियाणा,
ये सब पार्ट को हम लोग कहेंगे नॉर्दर्न सिस्टम। सेंट्रल सिस्टम हम कहेंगे लाइक यूपी, बिहार, नॉर्थ ईस्ट, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये सब एरियाज़ जो बीच के एरियाज़ हैं, ये सब हम लोग सेंट्रल सिस्टम में पढ़ेंगे। और सदर्न सिस्टम में पढ़ेंगे जैसे नीचे साउथ के जितने भी पार्ट है, जितनी साउथ में नदियाँ बहती है, वो हम लोग सदर्न सिस्टम में पढ़ेंगे। तो ये हम लोग 3 लेसन्स में करेंगे। आज के लेसन में हम नॉर्दर्न सिस्टम करेंगे, कल के सेशन में हम लोग सेंट्रल सिस्टम करेंगे, और परसों के सेशन में हम लोग सदर्न सिस्टम करेंगे। ठीक है, कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं हमको। ठीक है, चलिए नॉर्दर्न सिस्टम करते हैं। देखिए, नॉर्दर्न सिस्टम बेसिकली 6 नदियों से बना हुआ सिस्टम है और बाकी उनकी ट्रिब्यूटरीज है। ठीक है, जैसे सबसे पहला इसमें है, सबसे ऊपर साइड में अगर देखा जाए तो इंडस है, इंडस रिवर ऐसे लेके चलते हैं। ये हो गया इंडस, जिसकी ओरिजिन है तिब्बत। ठीक है, और एंड इसका पाकिस्तान से होके सीधे अरेबियन सी में जाती है। ठीक है, तो ये पहला नदी है, बहुत लॉन्गेस्ट रिवर है। तो ये एक आपका पहला नदी है। दूसरा नदी आता है आपका इसके जस्ट नीचे, झेलम। झेलम, ये भी नदी आपको सीधे जुड़ जाएगी इंडस में। ठीक है, देखिए मैं आपको जितने भी नदियाँ बताऊंगा, सारी की सारी नदी आपको इंडस में ही जुड़ेगी और अरेबियन सी में ही जाएगी। ठीक है, तीसरी आपकी आती है चेनाब, चौथी आ जाएगी आपको रावी, चौथी आ जाएगी आपको ऐसे रावी, पांचवी आ जाएगी आपको, इसी में जुड़ जाती है एक और नदी जो कि है बेस, और ये हो गया सतलज। ये सारी नदियां आपको जुड़ती है इंडस नदी में, जो कि सीधे सीधे जाती है आपको अरेबियन सी में थ्रू पाकिस्तान। तो चलिए, आप ऐसे इसको याद रखिए। अगर आपको नाम याद नहीं है या कुछ याद नहीं आ रहा है तो एक छोटा सा ट्रिक है, इसके लिए मैं आपको बता दूं। सबका पहला लेटर या पहला अल्फ़ाबेट याद कर लीजिए। इंडस का आई, झेलम का जे, चेनाब का सी, रावी का आर, बेस का बी और सतलज का एस। ठीक है, ये नदी है। अब इसमें से ये एक नदी को छोड़ के बाकी ये 5 नदियां पंजाब से होकर गुजरती है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, आप शायद जानते हो या नहीं जानते हो, पंजाब को लैंड ऑफ 5 रिवर्स भी कहा जाता है। उसके पीछे भी एक कारण है। पंजाब का मतलब ही होता है लैंड ऑफ 5 रिवर्स। पंजाब में पंज का मतलब होता है 5 और अब का मतलब होता है वाटर। तो ये दोनों मिला के आपका बनता है पंजाब। ठीक है, चलिए। और अगर इसे फिर भी याद करने में आपको दिक्कत हो रही है तो आप अपने हिसाब से भी इसका कुछ एक फुल फॉर्म रख सकते हैं। जैसे अगर मैं इसका फुल फॉर्म अगर आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊं तो आई से हो गया इंडिया, इंडियाज, JNK, ये JNK, सी से हो जाएगा कोर, आर से हो जाएगा रिवर, बी से हो जाएगा बेसिन और एस से हो जाएगा सिस्टम। तो आपको याद रहेगा ये नदियाँ, इंडियाज जम्मू एंड कश्मीर कोर रिवर बेसिन सिस्टम।
आपको बस ये एक लाइन याद रखनी है, बस ये एक लाइन याद रखिए, आपको ये नदियों के नाम ऐसे बाकायदा याद रह जाएंगे। ठीक है, देखिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है याद रखना। आप उसको कैसे भी याद रखिए, किसी तरीके से याद रखिए। ठीक है, सबका अपना अपना होता है, किसी को ऐसे भी याद हो जाएगा, किसी को ऐसे याद हो जाता है, किसी को ये लाइन से याद हो जाएगा। तो याद रखने का एक तरीका होता है। अब आप एग्ज़ाम में बैठे हैं, ठीक है, आपसे पूछ दिया कि पंजाब में कौन सी 5 नदियां हैं, तो आप कैसे बताइएगा? तो उसका सिंपल सा है, इंडिया JNK कोर रिवर्स बेसिन सिस्टम। तो इंडिया मतलब इंडस, इंडस हटाने के बाद जितना JNK कोर रिवर बेसिन सिस्टम है, तो J से झेलम, C से चेनाब, R से रावी, B से बेस, S से सतलज। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका एक ट्रिक है, आपका ये एक ट्रिक है जिससे आप याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं आपके कुछ इसके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स भी बता देता हूँ। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इंडस से। इंडस का ओरिजिन तो मैंने आपको बता दिया तिब्बत, लेकिन तिब्बत में एग्जैक्टली कहाँ पर से? तो इंडस जो एग्जैक्टली तिब्बत में होता है वो कैलाश पर्वत की तरफ से, कैलाश माउंटेन, कैलाश माउंटेन से ये ओरिजिन होता है इसका। ठीक है, और अरेबियन सी में मिलता है। चलिए झेलम की बात करते हैं। जैसे झेलम, झेलम की बात करते हैं तो झेलम जो है वो आपका वरनाग स्प्रिंग इसका ओरिजिन है। वरनाग स्प्रिंग आता है आपका पीर पांजाल रेंज में, मतलब फुट ऑफ पीर पांजाल रेंज में। ठीक है, मतलब इसे आप ऐसे भी ले सकते हैं, वेस्टर्न जम्मू एंड कश्मीर, वेस्टर्न जम्मू एंड कश्मीर से निकलता है। ठीक है, तो झेलम का ये हो गया। झेलम, एक और चीज़ मैं आपको इंटरेस्टिंग बता दूं, झेलम एक बहुत ही टूरिस्ट स्पॉट है जहां लोग घूमने जाते हैं। वहां का पानी काफ़ी साफ़ होता है। तो इसके घूमने का समय अगर देखा जाए तो मार्च महीने से लेके सितंबर महीने तक लोग यहाँ काफ़ी विजिट करते हैं। टूरिस्ट यहाँ मार्च टू सितंबर विजिट करते हैं। ठीक है, चलिए अब मैं आपको बताता हूँ चेनाब के बारे में। चेनाब निकलता है लाहौल वैली से, लाहौल वैली से, जो कि है जस्कर रेंज में। है जस्कर रेंज में। ठीक है, हिमाचल प्रदेश, ठीक है, HP हिमाचल प्रदेश इसका ओरिजिन है, ये ओरिजिन है। एंडिंग तो आपको सबका मालूम ही है कहाँ पर है, तो मैं ओरिजिन आपको बताते जाऊंगा, कुछ उसके टॉपिक्स बताते जाऊंगा, जो इम्पोर्टेंट पार्ट होगा वो मैं आपको बताते जाता हूँ। तो चलिए, चेनाब को एक और नाम से जाना जाता है, किसी को मालूम है तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। चलिए मैं बता देता हूँ, चेनाब को चंद्रभागा भी कहा जाता है, चंद्रभागा। ठीक है, इसका एक और नाम है चंद्रभागा। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें दो नदियों का संगम होके ये चेनाब बनता है। एक हो गया चंद्र और दूसरा हो गया भागा।
जो कि कांडी में मिलता है। कांडी एक जगह है, कांडी इन अपर हिमालय। कांडी इन अपर हिमालय। तो अगर आपसे कल को क्वेश्चन पूछा जाए कि चंद्रभागा इज द नेम गिवन, इज द अल्टरनेट नेम गिवन फॉर विच रिवर, तो उसमें आप कंफ्यूज हो जाइएगा। अगर आपको ये चीज़ याद रहेगी तो आपको याद रहेगा कि चंद्रभागा किसको कहते हैं। चेनाब नदी को ही चंद्रभागा कहा जाता है, क्योंकि ये दो नदियों का संगम है, चंद्र और भागा। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें आपको कहीं कुछ समझ नहीं आ रहा हो? अगर नहीं समझ आ रहा तो वीडियो पॉज करके आप इसे एक बार देख सकते हैं, लिख लीजिए। ठीक है, तो बेसिकली इसमें आपको मैंने यहाँ तक का कवर किया 3, अब बाकी का 3 मैं कवर करता हूँ फिर से। चलिए, एक इम्पॉर्टेंट पार्ट रह गया जो मैं आपको वो भी बता देता हूँ झेलम के बारे में। तो झेलम जो है, झेलम नदी का जो एरिया है, ठीक है, वो सराउंडेड है बाय ऑक्टागोनल टैंक और मुगल गार्डन से। ऑक्टागोनल टैंक और मुगल गार्डन आप ऐसे बोल सकते हैं। ऑक्टागोनल यानी 1 2 3 4 5 6 7 ऑक्टागोनल ऐसे नहीं होता। चलिए, झेलम के बारे में मैं एक चीज़ आपको बताना भूल गया कि झेलम का जो एरिया, जो जहाँ से झेलम निकलती है, वो एरिया इज सराउंडेड बाय ऑक्टोगोनल पार्क। ऑक्टोगोनल बोले तो ऐसे 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 और ऐसे। ठीक है, ये 8 पार्ट है टोटल। 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट है, ऑक्टागोनल टैंक है। ठीक है, और ये टोटल एरिया जो है ऑक्टागोनल टैंक के आसपास का एरिया, दैट इज सराउंडेड बाय मुगल गार्डन, which was initially constructed by जहांगीर and his son शाहजहां, जो कि सबसे पहले जहांगीर एम्पेरर जहांगीर and then his son शाहजहां। ठीक है, इसलिए भी एक ये पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट है। ठीक है, चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। चेनाब बता ही दिया आपको मैंने, रावी के बारे में बता देता हूँ थोड़ा। देखिए, रावी और बेस, ये दो नदी के बारे में ज़्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, मैं ऐसे बता देता हूँ कि रावी का ओरिजिन जो हुआ है वो 12 बंगाल से हुआ है। 12 आंगल जो कि है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में इन हिमाचल प्रदेश। ठीक है, बाकी आपको मालूम है ये फिर इंडस में आके मिल जाती है। ठीक है, सेम चीज़ बेस का भी है। ठीक है, बेस निकलती है बेस कुंड से, बेस कुंड से निकलती है इन हिमाचल प्रदेश, फ्रॉम रोहतांग पास। ठीक है, फ्रॉम रोहतांग पास। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और है बेस का कि ये पांचों नदियों में, 1 2 3 4 5, पांचों नदियों में सबसे स्मॉलेस्ट जो नदी है, स्मॉलेस्ट रिवर है ये। ठीक है, स्मॉलेस्ट रिवर इन ऑल 5 रिवर्स।
ठीक है। तो ये पांचों नदियों में सबसे छोटी नदी है बेस, ठीक है, क्योंकि रोहतांग पास बेस कुंड से निकलती है हिमाचल प्रदेश से, और फिर पंजाब के रास्ते होते हुए ये फिर चली जाती है ना, सतलज में मिल जाती है, सतलज से होते हुए इंडस से होते हुए सीधे अरेबियन सी, ठीक है। अब रह गया है सतलज। तो सतलज के बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। चलिए सतलज के बारे में जानते हैं। सतलज का जो ओरिजिन है, सतलज का जो ओरिजिन है वो है रक्षा स्थल लेक, जो कि साउथ वेस्ट तिब्बत में है लेक, क्योंकि इन साउथ वेस्ट तिब्बत, साउथ वेस्ट तिब्बत में। तो बेसिकली देखा जाए तो दो ही नदी है जो कि इन पांचों में छयों में लंबी है, एक तो ये सतलज है और दूसरा इंडस है। बाकी नदियां तो इधर ही से आ रही हैं सारी, ठीक है। तो ये रक्षा स्थल से निकलती है, ये ओरिजिन है इसका, जहाँ से निकलती है, ठीक है। और ये इंटर करती है इंडिया में सिक्की ला पास से, इंटर्स इन इंडिया फ्रॉम सिक्की ला पास, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। इसका एक और पार्ट मैं आपको बता दूं, ये एक पॉइंट हो गया, दो पॉइंट हो गया, एक पार्ट और बता दो। भाखरा नंगल डैम का आपने नाम सुना होगा। भाखरा नंगल डैम जो है वो सतलज पे ही कंस्ट्रक्ट किया गया है। तो इसको ऐसे लिखते हैं, भाखरा नंगल डैम is constructed across सतलज रिवर, ठीक है। और एक और है IGI कैनाल, इंदिरा गांधी कैनाल नाम सुना होगा, ठीक है। इंदिरा गांधी कैनाल is situated on this river also, ठीक है। ये तो हो गया सतलज के बारे में। तो चलिए सतलज का एक दूसरा नाम भी है, ठीक है, जो कि एंशिएंट टाइम में इनको बोला जाता था शताद्रु, एंशिएंट नेम है शताद्रु। पुराने ज़माने में, काफ़ी पहले की बात है, एंशिएंट टाइम में सतलज को शताद्रु बोला जाता था। तो ये कुछ 4-5 पॉइंट्स हैं जो सतलज के बारे में आपको याद रखना है, ठीक है। जैसे आपका ये कहाँ से निकल रहा है, रक्षा स्थल लेक से निकल रहा है, साउथ वेस्ट तिब्बत से, ठीक है। इंडस कहाँ से निकल रहा है, उबेर कैलाश माउंटेन्स तिब्बत से ही, ये दो नदी तिब्बत से निकलती है, बाकी सब इधर ही से है। इंटर्स इन इंडिया फ्रॉम सिक्की ला पास, इतना याद रहेगा आपको, ठीक है। दो चीज़ हो गया। अच्छा, एक और पास से कोई घुसता है, उसका नाम बताइए। बेस रोहतांग पास से, बेस रोहतांग पास से घुसता है, बेस कुंड से, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो नॉर्दर्न सिस्टम को आपको नॉर्दर्न सिस्टम के रिवर बेसिन्स को आपको शो करती है।
तो ये चीज़ें को आप याद रख लीजिएगा, तो आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, ठीक है। और इसका ट्रिक आपको बताया ही मैं, इंडिया JNK कोर रिवर बेसिन सिस्टम, तो उससे भी याद रहेगा आपको। सबसे पहले कौन है? इंडिया इंडस, JNK झेलम, कोर चेनाब, रिवर रावी, बेसिन बेस, और एस से सिस्टम यानी सतलज, ठीक है। तो आज के लिए मैं आपको नॉर्दर्न सिस्टम, जो रिवर बेसिन है, टोटल रिवर कहाँ से निकलती है, कहाँ जाती है, क्या ओरिजिन है, कहाँ एंडिंग है, उसका क्या नाम है, कैसे है, क्या है, तो ये दोनों चीज़ें मैं आपको बता दी, सारी चीज़ें, ठीक है। तो बाकी आपको मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊँगा सेंट्रल सिस्टम, सेंट्रल रिवर सिस्टम, जो कि वास्ट टॉपिक है, तो वो मैं आपको कल पढ़ाऊँगा, ठीक है। ध्यान से देख लीजिए, यही है टोटल आपका नॉर्दर्न वाटर सिस्टम, और बाकी सेंट्रल कल पढ़ा दूंगा, तो वो भी आपको क्लियरेंस हो जाएगा। बाकी पढ़ाना मेरा काम है, पढ़ना आपका काम है, ठीक है। जो चीज़ समझ आ रही है वो तो ठीक है, जो नहीं समझ आ रही है वो आप मुझसे पूछ लीजिए, मैं कमेंट सेक्शन में आपको उसका जवाब भी दे दूँगा, ठीक है। और इससे कुछ टॉपिक से रिलेटेड है तो वो भी पूछ लीजिए। जैसे मैंने आपको इसमें 2-3 चीज़ें नहीं बताई हैं, जो आपका बैंक PO या फिर SSC CGL मल्टीटास्किंग, ये सब चीज़ों में नहीं पूछी जाती है कि कितना लंबा है, कितने किलोमीटर रेंज में है, तो वो सब दूसरी चीज़ें हैं, ठीक है। वो मैं लास्ट टॉपिक में आपको कवर कर दूंगा, एक चार्ट बना के कि कैसे कैसे क्या क्या है, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, हो गया, चलिए बाय। अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में सेंट्रल